हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट की कच्चा थीवू में विजिट हुई है। तो मैं आपको समझाऊंगा ये कच्चा थीवू क्या है, कहाँ पे है। फिर इसी से कनेक्टेड जो जाफना है मैं वो भी समझाऊंगा आपको। पहले वो जाफना आए थे कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने, फिर कच्चा थीवू आए थे। एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है वो भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। फिर जो PYQ आया हुआ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा प्रीलिम्स में। GS पेपर 2 2013 में क्वेश्चन आया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। मतलब जो डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। कौन सी फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन पे कैसे डोमेस्टिक फैक्टर का इम्पैक्ट होता है। ठीक है। जब मैं आपको आर्टिकल पूरा समझा दूंगा तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। सेकंड आर्टिकल बात करता है इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यूके में फ्रॉम 2027 कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा। तो मैं समझाऊंगा FTA किस तरीके से कार्बन बॉर्डर टैक्स पे इम्पैक्ट डालेगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है इसके अंदर में। फिर मैं आपको समझाऊंगा IMF के रेफरेंस में उससे जो PYQ आए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से PYQ जो आए हुए हैं, दोनों के जो रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको पेरिस एग्रीमेंट का क्या कनेक्शन है वो भी समझाऊंगा, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या रेफरेंस है वो भी आपको समझाऊंगा। ये एक पूरा बेसिकली एडिटोरियल है, इसमें काफ़ी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, जिन सब का यूज़ करके आपको मैं एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के ऊपर। ये एक रेलवे लाइन बिछाई गई है मिजोरम पे। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा ये रेलवे लाइन कहाँ कहाँ से पास हो रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इस यहीं से इससे कनेक्टेड जो PYQ आया हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। GS पेपर 3 के लिए काफ़ी रेलेवेंस है, जो इंफ्रा डेवलपमेंट होता है वहाँ पे। जो आपका सेकेंड आर्टिकल है GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर 3 जो आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन होता है वहाँ पे भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट पे डिस्कशन हुआ है, कार्बन बॉर्डर टैक्स पे हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ आर्टिकल बात करता है एक नए टूल का डेवलपमेंट हुआ है जिसका नाम है सेरिबो। इसका यूज़ होता है जनरली ब्रेन की इंजरी जब होती है किसी की, तो वहाँ पे उसे मेजर करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल है बेसिकली। जैसे MRI CT स्कैन होता है वैसे ही एक टूल डेवलप हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इससे पहले भी एक आर्टिकल था अभी 1 हफ्ते पहले इसी सेरिबो के ऊपर, मैंने वहाँ ऑलरेडी आपको समझा दिया था, लेकिन फिर से मैंने हमेशा कहा कभी कोई भी आर्टिकल अगर हाईलाइट होता है 2 से 3 बार तो इट बिकम्स मस्ट फॉर यू कि आप उसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर रखिए। ये GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो फिफ्थ आर्टिकल है मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के ऊपर। ये आर्टिकल 4 से 5 बार आई थिंक डिस्कशन हो चुका है इस पे, लेकिन अगेन क्योंकि ये एक हीटेड टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल भी रहा है, जो आपका अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस है, तो इसके बारे में आपको दोबारा मैं एक क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी ब्रेन की मसल मेमोरी एकदम एकदम अडेप्ट हो जाए कि आपको अब कहीं पे भी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस सुनने पे दिखे तो आप तुरंत समझ जाओ हाँ ये क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, ऐसे जनरली क्वेश्चन उठता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आसानी से। चलिए, इस पूरे की पूरी समरी का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सरप्राइज विजिट की कहाँ पे, कच्चा थीवू में। वो आए हुए थे जाफना में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। कहाँ पे जाफना है, ये देखिए जाफना, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने आए, फिर वो कच्चा थीवू में सरप्राइजिंग दिया। और आने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब श्रीलंका का जो समुद्र है, सी है, आइलैंड है, और जो ज़मीन है वो सब की सब सेफगार्ड होंगी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे जब आ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल कौन है, क्या यहाँ पे चाइना है, नहीं, क्या पाकिस्तान है, नहीं, यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ पे सेफगार्ड होने की बात हो रही है फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है कच्चा थीवू में, तभी तो ये ऐसा बोल रहा है बंदा।
है कि नहीं है। अब जब इनका विजिट हुआ तो इससे क्या हुआ, अब आप नोटिस करिए यहाँ पे क्या है, ये तमिलनाडु का रीजन है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे आपने एक्टर विजय को देखा होगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई है, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो कच्चा थीवू का इलाका है हमें रिट्रीव करना होगा, रिक्लेम करना होगा। तो अगर कभी इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स, अब याद करिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप इस आर्टिकल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए डोमेस्टिक फैक्टर कैसे रोल प्ले कर रहा है। डोमेस्टिक फैक्टर यही तो हो रहा है ना, जो यहाँ की तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कह रही हैं कच्चा थीवू को रिक्लेम कर लेंगे। बट इन सब के बाद आपके दिमाग में एक डाउट उठ रहा होगा, रिक्लेम कर लेंगे, क्या हमारे पास था क्या पहले जब रिक्लेम करने की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें कच्चा थीवू है क्या और कहाँ पे है। अगर कच्चा थीवू को देखा जाए तो करंटली वो श्रीलंका में बिलोंग करता है, ठीक है। इसकी ओनरशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले भी बहुत डिस्कशन होता था, लेकिन 1974-76 में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जिसमें जो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया था, ऑफिशियली इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया था कच्चा थीवू पे श्रीलंका की ओनरशिप। कहा कि भैया चलो कच्चा थीवू अब आपके अंडर में आता है, लेकिन जो फिशिंग राइट्स हैं, वहाँ पे जो धार्मिक स्थल हैं, इन सब पे कहीं ना कहीं जो राइट्स थे वो इंडिया ने अपने पास रखे। इंडिया ने कहा कि भैया हम टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं रखेंगे, लेकिन जो हमारे मछुआरे हैं तमिलनाडु के, अगर मछली पकड़ने जाएंगे इस इलाके में तो आप रोकोगे नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे जो पिलग्रिमेज साइट है, जैसे सेंट एंटनी चर्च है, तो यहाँ पे अगर कभी विजिट होगा तो इन सब पे कोई रोकथाम नहीं होगी। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली हुआ था। तब पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब ये सारी चीज़ें पहले सेटल डाउन हो चुकी है, तो प्रॉब्लम ये है जो प्रिवेल कर रही है, सबसे पहले फिशिंग डिस्प्यूट होता है। अब देखिए ये क्या है, तमिलनाडु का रीजन है। अब यहाँ से फिशरमैन अक्सर कहाँ जाते हैं, इस जहाँ पे जाते हैं, ये है कच्चा थीवू, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। मैप पे ज़रूर फोकस करिएगा, ये आपका रामेश्वरम है, ये धनुषकोडी है, ये आपका डेल्फ्ट आइलैंड है, ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो कच्चा थीवू आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने जब जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, वो श्रीलंकन वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। ये कच्चा थीवू है, इससे थोड़ा सा आगे श्रीलंकन वाटर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वहां पे एंट्री करते हैं तो उससे क्या होती है, वहां पे इनको पकड़ लिया जाता है, जनरली अरेस्ट हो जाता है इनका। अब अरेस्ट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ और जो प्रॉब्लमेटिक श्रीलंका ने कही है, वो कहते हैं कि भैया ये जो मछुआरे आते हैं कि यहाँ पे मैरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और इस वजह से हम बैन रखेंगे किसको, जो बॉटम ट्रॉलिंग होती है। जनरली क्या होते हैं, जो मछुआरे होते हैं ये लोग, मतलब जो इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, उससे श्रीलंका कहना है कि जो वहाँ की मैरीन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट होती है। फिर फ्रीक्वेंट अरेस्ट, ये भी एक प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है। पॉलिटिकल इशू, ध्यान रखिए करंट प्रॉब्लम ओवर कच्चा थीवू क्या क्या है, तो पॉलिटिकल इशू भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमिलनाडु की, वो भी यही सेम चीज़ कहती हैं कि भाई साहब ऐसा है, ये जो कच्चा थीवू है ये हमारा है, हमें दोबारा इसको रीगेन करना होगा। और श्रीलंका का स्टैंड क्या है, श्रीलंका कहता है भैया ये कच्चा थीवू है, ये हमारी टेरिटरी है, क्योंकि हमने बायलैटरल इस पे जो एग्रीमेंट हुआ था वो सारी की सारी चीज़ें अब फाइनलाइज हो चुकी हैं, तो अब इंडिया आके यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इंडिया में कोई भी फॉरेन पॉलिसी अगर बनेगी तो आपको क्या लगता है ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, तभी तो फॉरेन पॉलिसी बनेगी। तो इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके जो फर्स्ट पेज पे आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था, उस क्वेश्चन को आप आसानी से उसके आंसर्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है कच्चा थीवू, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया, बस पता होना चाहिए एग्रीमेंट था इससे, ठीक है। अब एक स्टेप फर्दर चलते हैं। आपको पता है कच्चा थीवू कहाँ, मैंने बताया, आप ध्यान से देखिए, ये है कच्चा थीवू, मतलब यहाँ जाफना, यहाँ कहीं कच्चा थीवू आपको दिखेगा। तो अब ज़रूरी हो जाता है हम जाफना को ही पढ़े, यहाँ मैंने ऑलरेडी कच्चा थीवू डाल दिया है, राइट। अब जाफना पेनिनसुला के बारे में समझते हैं। अगर आप जाफना पेनिनसुला को थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो देखेंगे कि जो श्रीलंका एक मेन लैंड, ये क्या है, श्रीलंका की पूरी ज़मीन है, लेकिन श्रीलंका डिवाइड हो रखा है जाफना से दो जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसलिए आप ये दोनों जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे डिवीजन है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ श्रीलंका की बेसिक ज्योग्राफी के बारे में। लोकेशन आपको पता है, साउथ इंडिया के साउथ में जनरली वो क्या है, श्रीलंका है। ये पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा ये सेपरेट होता है। आप ध्यान देखिए, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, कभी भी दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले चैनल को, रास्ते को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो पार्क स्ट्रेट जनरली ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एडम्स ब्रिज जो आप देखते हो यहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसे राम सेतु आप लोग सुनने को मिलता है। अब यहाँ पे कैपिटल क्या है, जयवर्धना। पूरे जो आपका कोटे, इसको लेजिस्लेटिव
कैपिटल कहते हैं, लेजिस्लेटिव कैपिटल कहने का मतलब क्या है, जो भी लॉज बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। फिर जो कमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो रखी गई, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ उन्होंने एक पर्टिकुलर रखा श्रीलंका ने कि हम अपना कमर्शियल काम अलग कैपिटल पे करेंगे, लेजिस्लेटिव काम अलग कैपिटल पे करेंगे। अगर एथनिक ग्रुप की बात करें, सिन्हलीस, तमिल, मूर्स, बर्गर्स, ये सब क्या है, यहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं। लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए, सिंघाला, इंग्लिश वाइडली यूज होती है। जो रिलीजन है बुद्धिज्म, यहाँ पे मेजरली बुद्धिस्ट हैं लोग, ठीक है। अब जैसे बुद्धिज्म की बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत एंशिएंट हिस्ट्री भी आनी चाहिए। अशोका ने अपने दोनों बच्चों को, याद करिए, संघमित्रा, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था, अशोका ने भेजा था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे श्रीलंका में इतना बुद्धिस्ट आपको दिखते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सब प्रिवेल करती है। इकोनॉमी आपको दिखनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी ट्रेड होता है, ठीक है। कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, ऐसा नहीं होता कि बस कंसिस्टेंट एक लेवल पे ट्रेड चलता रहता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस, ये भी बहुत बड़ा ड्राइवर होता है, ठीक है। सिविल वॉर अगर देखोगे 1983 से 2009 के बीच एक सिविल वॉर का समय था, जहां पे आपने राजीव गांधी को देखा था, उनका असैसिनेशन हुआ था। ये सब रीजन कहीं ना कहीं कहा श्रीलंका ही एक बड़ा कारण था, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखा जाए तो ये एक मेजर इंडियन ओशन शिपिंग लेन पे एग्जिस्ट करता है, क्या, श्रीलंका। इंडिया के साथ अगर हिस्टोरिकल टाइज देखा जाए तो एथनिक, कल्चरल, ट्रेड लेवल पे हम लोग जुड़े हुए हैं श्रीलंका के साथ, ठीक है। ये तो मैंने चलो एंशिएंट हिस्ट्री की बात की। थोड़ा आगे जाओगे, जब चोला एम्पायर था तो उस समय पे भी जो आपका साउथ एशिया था, श्रीलंका था, यहाँ सब अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड होता था, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये जाफना के बारे में। अगर आप जाफना को थोड़ा सा नोटिस करो, ये पूरा जाफना का इलाका है, ये मेन लैंड है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल्का सा डिवीजन है, देखिए ध्यान से, ये, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो अब डिवीजन तो ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट पॉइंट कहने का है कि डिवीजन है लेकिन उसको जोड़ा जाए किसी तरीके से, है कि नहीं। तो ये जो आपको जनरली दिख रहा है ना, ये जो इलाका दिख रहा है, यहीं पे आके मेन पार्ट आता है आपका, एक एलिफेंट पास होता है, दूसरा होता है सेंगुपिट्टी पास। ये आपको पता होना चाहिए। एलिफेंट पास कहाँ पे आपको दिखेगा, आपको ये सेंगुपिट्टी ब्रिज दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका सेंगुपिट्टी पास ही है यहाँ पे। ये क्या है, ये एक जनरली एक रोड बनाई गई है जाफना लगून के ऊपर। इससे क्या होता है, ये एक ऑल्टरनेट रूट है जाफना जाने का। और जो एलिफेंट आप पास देखते हो, ये भी क्या है, ये जाफना पेनिनसुला को श्रीलंका मेन लैंड के साथ अलग करता है, ठीक है। पहले क्या था, अभी रिसेंटली सेंगुपेट्टी ब्रिज बन चुका है, लेकिन पहले क्या था, सिर्फ एक ये जो आपको एलिफेंट पास, ये है एलिफेंट पास, जैसे आप देख रहे हो ना, ये लाइन जा रही है, ये एलिफेंट पास है, और ये आपका क्या है, ये सेंगुपेट्टी ब्रिज है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर बात जनरली होती है। लेकिन अभी दो ही पॉइंट्स हैं जाफना को और श्रीलंका को जो डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे, एलिफेंट पास समटाइम्स सीन इन न्यूज इज मेंशन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। यूपीएससी 2020 में नहीं आया हुआ था ये सवाल, ये 2010 के पहले का सवाल है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 20 लिख दिया गया है, बट ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है। आप नोटिस करते हैं ये पूरी रेड लाइन जा रही है, ये है एलिफेंट पास, ठीक है। पहले ये जाफना लगून हो गया, और यहाँ पे सेंगुपेट्टी ब्रिज आपको जनरली दिखेगा। तो मैंने आपको प्रॉपर श्रीलंका के रेफरेंस में जितनी चीज़ें थी वो समझा दी। यूपीएससी 2020 में एक सवाल, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के साथ ट्रेड हमारा बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है कभी, तो ये रॉन्ग हो गया। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम, क्या ये इंपॉर्टेंट आइटम है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? बिल्कुल है। यही तो मैंने आपको इससे पहले जब बांग्लादेश के ऊपर डिस्कशन हो रहा था प्रीवियस आर्टिकल्स में, तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि बांग्लादेश क्या है, वहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जूट होने की वजह से क्या है, वहाँ पे कपड़े से संबंधित, फैब्रिक से संबंधित जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम है वो, ठीक है। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। आप खुद सोच के देखो, कभी भी यूपीएससी में लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कोई सुपरलेटिव टर्म या ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा आपको लगेंगे, मतलब क्या एकदम बेस्ट है, एकदम श्योर शॉर्ट फैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी आपको दिखे, सो देर आर हाई चांसेस कि वो गलत होंगी, ठीक है। तो आपका 2 इज द राइट वन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था,
क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? तमिलनाडु फैक्टर है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स भी है, ठीक है। कैसे? श्रीलंका के जो चाइना की तरफ इंक्लाइनेशन होता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। ह्यूमैनिटेरियन एंड डायस्पोरा लिंक भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। रेफ्यूजी क्राइसिस भी प्रिवेल करता है। आपने अक्सर सुना होगा जो आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ के तमिल्स उधर कभी कभी जनरली अरेस्ट कर लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम का एक चोक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको कंसिडर करता है इंडिया वाइल मेकिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा ब्रॉड है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको मैं वन बाय वन समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं कि इंडिया और यूके के बीच में एफटीए हुआ था, ठीक है। एफटीए में क्या है? हमने कहा कि भैया जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जैसे एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, इस पे हम लोग 0% टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ स्टील एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पे ये नहीं कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, मतलब आपको टैरिफ नहीं लगाएगा यूके, ये जनरली कहा। लेकिन साथ ही साथ यूके ने जनवरी 2027 से कहा है कि भैया अब हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कार्बन टैक्स लगेगा, टैरिफ नहीं लगेंगे। मतलब जैसे जनरली अगर इसके पहले 10% टैरिफ था तो कहा गया 10% टैरिफ तो हम हटा दे रहे हैं, किसके अंडर? अंडर एफटी हटा दे रहे हैं। लेकिन ये जो 10% टैरिफ लगेगा ये टैरिफ नहीं है, ये तो कार्बन टैक्स लगेगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ। तो आप पूछोगे सर प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, एंड देन तो यही कहोगे आप। तो अब हम समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं कार्बन टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाए। मान लेते हैं ये आपका इंडिया है, ठीक है, और ये आपका क्या है? यूके है। अगर मान लो यहाँ पे स्टील है, ठीक है, स्टील एल्यूमिनियम बन रहा है, तो इससे क्या होता है? कार्बन एमिशन होता है। तो इंडिया में अब क्या है? इंडिया में हमने कहा है कि हम लोग कार्बन टैक्स ऐसे नहीं लगाएंगे, बट जितना एमिशन होगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करना पड़ेगा। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं एक स्टील की फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आप पर टन जो कार्बन एमिशन करोगे उस पे आपको 500 रुपये, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मत जाना, पर टन पे आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। मतलब जो स्टील का प्रोडक्शन करोगे उस पर टन में जितना आप 1 टन अगर कार्बन एमिशन कर रहे हो तो आपका उस पर 500 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे न जाने कितने कार्बन टन, न जाने कितने टन का मैं एमिशन करूंगा तो उस हिसाब से देना पड़ेगा। वहीं पे यूके भी कहता है सेम चीज़। यूके ने कहा कि अगर यूके की टेरिटरी में कोई भी स्टील का, एल्यूमिनियम का या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन एमिशन होता है तो वहाँ पे पड़ेगा क्या लगता? कार्बन टैक्स देना पड़ेगा जनरली। तो यूके ने कहा भैया हम जो है हम टैक्स लगाएंगे टोटल 1500 रुपये का, मतलब ज़्यादा है। साथ ही साथ यूके ने बोला कि जो बाहर से आएगा, अगर यूके ने यहाँ पे 1500 अपने खुद के, जो यूके के अंदर उनकी खुद की फैक्ट्रीज हैं उन पे लगा दिया कि भैया अब जो है अगर आपने स्टील बनाया हुआ है, स्टील बनाने में आपकी कॉस्टिंग आई है 2000 रुपये, फिर आपको 2000 तो आपकी कॉस्ट आई है, फिर आप मेरे को 1500 रुपये और देना है जो कि आपने कार्बन एमिशन किया हुआ है, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई? बोलोगे सर 3500 रुपये हो गई। तो जब ये बेचेगा वहाँ का जो बिजनेसमैन है यूके का, ठीक है, तो वो बेचे कितने में? ऑब्वियसली 3500 से ज़्यादा ही बेचेगा। वहीं पे अगर एक बाहर से सेम प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है, इंडिया में उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई? सेम कॉस्ट आई है, मान लेते 2000 कॉस्ट आई है, 2000 कॉस्ट आई है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? 500 रुपये उन्होंने कार्बन टैक्स दिया, तो टोटल कितना हो गया? 2500 रुपये हो गया। अब ये क्या बेचेगा? क्या ये 3500 रुपये का बेचेगा? नहीं, इसके लिए मेन कॉस्ट आई है 2500 रुपये इंडिया वाले के लिए। तो जब ये एक्सपोर्ट करेगा इसको, तो एक्सपोर्ट पे तो ऑलरेडी टैरिफ खत्म हो चुका है, तो ये आसानी से क्या बोलेगा भैया हम 3000 रुपये में बेचेंगे। तो जो यूके के सिटीजन है, आप खुद सोच के बताओ वो किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे? जिसका महंगा है जो कि 3500 का है, या जिसका सस्ता है जो कि 3000 रुपये का? तो ऑब्वियसली 3000 रुपये होगा। इस वजह से यूके ने कहा कि भैया जो हमारे खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस ना हो, तो इसलिए हमें इक्विवेलेंट सिचुएशन बनानी होगी। तो यूके कह रहा है कि भाई साहब हम यहाँ पे कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट होके आ रहा है यूके में, तो उस पर हम लोग इक्विवेलेंट जो हम अपने खुद के लोगों पे लगा रहे हैं उतना ही इंपोर्ट पे भी लगेगा। तो यूके ने कहा कि भैया आपका अगर 500 रुपये आपसे ऑलरेडी ले लिया गया है, तो हमने कितना लगाया था यहाँ पे? 1500 लगाया था, तो आपको 1000 एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब ये अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 2000 रुपये यहाँ पे लगाए थे, 500 रुपये मैंने इंडियन गवर्नमेंट को दिया है, तो अब 1000 मुझे देना पड़ेगा यूके गवर्नमेंट को। अब बोलोगे सर 1500 क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि यूके वाले ने तो उससे 1500 लिया, क्योंकि 500 रुपये मैंने खुद में दे दिया ना।
500 रुपये तो मैंने इंडियन गवर्नमेंट दे दिया। अगर यहाँ पे 1500 लगाएंगे फिर तो 3500 कॉस्ट हो जाएगी ना, केवल मतलब कॉस्ट तो 4000 हो जाएगी, फिर तो और नुकसान है। तो यूके गवर्नमेंट क्या करती है, इसी को कहते हैं बैलेंस करना। आप एक बार दोबारा सुनिए इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच लगता है कैसे ये सब मैच हो रहा है, बट इन शॉर्ट मतलब यही होता है कि जितना कार्बन एमिशन हुआ है उसके मुकाबले आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यूके यही सेम चीज़ कह रहा है कि भैया हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी तो नहीं लगा रहे हैं, कोई टैरिफ तो जीरो है, लेकिन फ्रॉम 2027 जनवरी क्या होगा, अगर कोई भी यूके में प्रोडक्ट आएगा तो उसके ऊपर आपको इक्विवेलेंट जितना यूके के जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगता है उतना ही आपके ऊपर लगेगा। हाँ, डिडक्ट केवल वो पार्ट होगा जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यूके का जो प्राइस है वो $66 पर टन ऑफ CO2 एमिशन है। $66। अगर 1 टन CO2 का एमिशन हुआ है तो आपको $66 देना पड़ेगा मुझे। इंडिया ने कहा है, इंडिया में हम जो मुझे देना पड़ रहा है वो कि $8 से $10 देना पड़ रहा है। आप सोच के देखो, मतलब इंडिया में अगर मैं 1 टन कार्बन का एमिशन कर रहा हूँ, कार्बन को मैं जला रहा हूँ, तो मुझे $8 से $10 देना पड़ेगा। मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, मोटा मोटा अगर ऐसे हिसाब लगा लोगे तो 800-900 रुपये मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ जो यूके में जाएगा तो यूके में $66, अंदाज़ा लगाओ कितना है। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे $66 देना पड़ेगा? नहीं, मुझे डिफरेंस देना पड़ेगा। 66 माइनस 10 अगर कर दोगे तो $56 देना पड़ेगा। क्वेश्चन उठता है, सर 66 क्यों नहीं देना पड़ेगा? रीज़न बीइंग क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ना इंडिया में। तो ये क्या है, ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हम अगर ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है अपनी कंट्री में तो दूसरी कंट्री मुझे पे नहीं करना होता। तो क्या दूसरी कंट्री क्यों हम पे इतना एहसान जता रही है? रीज़न इज हम लोगों ने बायलैटरल एग्रीमेंट किया होगा, है कि नहीं। एग्रीमेंट ये हुआ है कि जो हमारा सामान अगर जाएगा उस पर कार्बन टैक्स लगा हुआ है तो आप नहीं चार्ज करोगे, और अगर आपने चार्ज कर लिया है तो उस पर हम नहीं चार्ज करेंगे। तो ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर जनवरी 27 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो 20 से 40% कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब जो मैं आपको 2000 का बता रहा था, 2000 का 20% सोच के दो कितना, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरी नहीं कुछ तो 2500 रुपये हो जाएगी, है कि नहीं। ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम है इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ यूके ने इस चीज़ पे अभी बहुत क्लियर गाइडलाइंस दे ही नहीं रखी हैं। ये तो सिर्फ यूके ने कहा किसके लिए, ये कहा है सिर्फ और सिर्फ जो एल्यूमिनियम है, स्टील के लिए। अभी यूके ने प्राइसिंग बताई ही नहीं है, कोल के लिए क्या होगा या बाकी चीज़ों के लिए क्या होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, एक टॉपिक, एक ऐसा डिस्कशन बन जाता है जिस पे अभी डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये पहले यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपको ऑलरेडी बता दिया, जो कार्बन अगर कहीं किसी कंट्री की बॉर्डर से पास हो रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उसने कितना कार्बन एमिशन किया है, उसी को एडजस्ट करने का मैकेनिज्म को हम लोग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, कार्बन कॉस्ट जो होती है वो इम्पोज की जाती है उन कंट्रीज पे जो कि एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था, कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करना इसका मेन था। सेक्टर्स जो थे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन जनरली कवर किए गए थे। कैसे किए जाते हैं, पहले CO2 एमिशन देखा जाता है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा है उसने कितना किया है। फिर अगर वही प्रोडक्ट ने कोई ऑलरेडी प्राइस पे कर दिया है एक्सपोर्टिंग कंट्री में, ठीक है, होम कंट्री में, तो वो डिडक्ट करके उस पर इंपोर्ट मतलब टैक्स लगा दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। इससे इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, स्टील और एल्यूमिनियम की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी, डिफरेंस पे लगता है, ठीक है। अब UPSC 24 में CAPF में बेसिकली आया हुआ था, तो यू डोंट हैव टू वरी। UPSC की जितनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर उसमें कभी कोई टॉपिक उठ रहा है तो वो टॉपिक इंटरचेंज होते रहते हैं, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, टॉपिक नहीं बदलता कभी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट CBAM इज करेक्ट। अब आपको बताना है, दीज आर एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन हैविंग लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी टू अ जुरिस्डिक्शन हैविंग स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज। अब खुद आप सोच के बताओ क्या ये सही है गलत है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया, दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको जो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बताया, क्या ये सही है फर्स्ट स्टेटमेंट? क्या ये कोई एक एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स है जिससे कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक से दूसरी जहां भेजा जाता है? क्या ये मतलब है? आप खुद सोचिए, आप थोड़ा सा प्रोसेस करिए, फिर आप इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था। आप 5 मिनट पहले जाके आप सुनोगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए
इस पे कंसर्न्स क्या है जनरली। ये कंसर्न अब मैं बात कर रहा हूँ इस आर्टिकल के रेफरेंस में। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, CBM बता दी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ है यूके और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर साथ ही साथ हम कार्बन टैक्स के ऊपर बात हो रही है। तो ये क्या चीज़ शो करता है, शो करता है कि अभी भी कार्बन की प्राइसिंग बहुत डिफरेंट है। मतलब इंडिया में $8 से $10 है और यूके में $66। सोचो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कंप्लायंस बर्डन है वो और बढ़ेगा मेरे ऊपर, मतलब मैं एक प्रोड्यूसर हूं। इससे क्या होगा, UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट जो बोलता है कि कभी भी कोई कंट्री यूनिलैटरल तरीके से चार्जेस नहीं लगाएगी। मतलब अगर किसी कंट्री के दिमाग में आए कि मुझे अभी इतने चार्जेस लगा देने और सुबह उठी और चार्जेस लगाना चालू नहीं कर सकती है, दोनों लोग को म्यूचुअली बायलैटरल तरीके से चार्जेस लगाने होंगे। तो ये जो यूके ने लगाया है कि बाय 2027 हम इतने, बोलते हैं ना, इस तरीके से कार्बन टैक्स लगेगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसकी स्पिरिट को बोलते हैं ना उसके अगेंस्ट जाता है। कोई भी ग्लोबल कंसेंसस अभी नहीं है कि कार्बन प्राइस कितना लगेगा अगर बॉर्डर से पास हो रहा है कोई प्रोडक्ट। अगर ग्लोबल एफर्ट की बात की जाए तो IMF ने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर होना चाहिए। जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो $25 उनको देना होगा पर टन ऑफ कार्बन एमिशन। जो मिडिल कंट्रीज हैं उनको $50, हाई इनकम कंट्रीज को $75। अब देखोगे यूके क्या कर रहा है, यूके ने पहले ही $66 स्ट्रेट अभी इंडिया के ऊपर लगा दिया, समझ रहे। तो ये चीज शो करती है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कहां पर कितनी एग्जैक्ट अमाउंट में टैक्स लगेगा, क्या उसका प्राइस होगा भी तो म्यूचुअली डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी प्रपोज किया कि ग्लोबल प्राइसिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज शो करती है कि जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, सब एक ही चीज बोलते हैं कि एक आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखो, IMF लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिखा है। तो आपको मैं समझा देता हूँ IMF के बारे में बेसिकली, ठीक है। IMF क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली लोन देता है ये, ठीक है। 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा आया था, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। 190 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ये ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन कोऑपरेशन में मदद करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करता है, ये लोन देता है। ये जो इनकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, जैसे आपने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट सुना होगा। तो ये सब IMF का तरीका है लोन देने का, ठीक है। ये इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो होता है उसको मॉनिटर करता है, एक्सचेंज रेट्स को मॉनिटर करता है, और इन शॉर्ट देखा जाए कहीं ना कहीं कमर्शियल बॉडी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और वहीं पे वर्ल्ड बैंक देखा जाए तो उसका मेन फोकस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे होता है। जो IMF है इसका फोकस इकोनॉमिक्स पे होता है। अगर आप नोटिस करोगे 1991 की जो LPG पॉलिसी थी इंडिया की, उसमें IMF ने ही अपना सेंक्शन, मतलब अपना पूरा जो बजट था वो IMF ने ही प्रोवाइड किया था, ठीक है। लेकिन कंडीशंस भी लगाई थी। कंडीशंस क्या थी कि आपको अपनी जो इकोनॉमी है उसको ईज करना होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेट बर्डन हो रखी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो IMF लोन देता है, लेकिन उस पर कंडीशंस भी रखता है IMF कि आपको अपनी इकोनॉमिक्स में ये चेंज करने होंगे। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आउटलुक, ये क्या करती है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी को देखती है। फिस्कल मॉनिटर और रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक को, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो IMF रिलीज करती है। अब देखिए UPSC 2022 में क्वेश्चन क्या है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सोच के देखो, अभी मैंने बताया रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, IMF का है, ठीक है। चलो अब आते हैं UPSC 2019 में। देख क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF, फिर आपका यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। अब ये समझने के लिए देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 क्लाउस श्वाब ने इसको फाउंड किया था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और सिविल सोसाइटी लीडर्स होते हैं उनको साथ लेके आता है। एनुअल समिट डावोस में होती है जनरली। ये मेजर ग्लोबल रिपोर्ट्स इकोनॉमी पे, उसमें जो टेक यूज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे, ये जनरली ये पब्लिश करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से कनेक्टेड एक ऐसा फोरम है जहाँ पे अलग अलग लीडर्स आके इकोनॉमिक डिस्कशन करेंगे, टेक पे डिस्कशन करेंगे, सस्टेनेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। ये एक बेसिक लेवल पे क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फंक्शन होता है। अगर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज करता है, दिमाग में होना चाहिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट,
कैसे जॉब होगी, एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज पे हो रहा है। सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट की मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को सोसाइटी में कैसे मिल रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है ये भी रैंकिंग करने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मदद करता है। मतलब ये सारी रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नए एक ब्रिज का उद्घाटन, या ब्रिज बोलो या एक रेलवे लाइन कह सकते हो बेसिकली आप, ठीक है। ये केवल एक ब्रिज नहीं है, ये एक पूरी रेलवे लाइन है जिसका 51.38 किलोमीटर का एक रेलवे कनेक्शन है जो कि आसाम बैराबी से लेके मिजोरम सायरांग तक है, इसीलिए इसको कहा गया बैराबी सायरांग रेलवे लाइन, ठीक है। ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ की कॉस्ट पे बनी है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। ये कनेक्ट करेगी मिजोरम को आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से कनेक्ट करने में मदद करेगी। कौन सी? बैराबी सायरांग रेलवे लाइन। आपको पता होना चाहिए बैराबी कहाँ पे है, सायरांग कहाँ पे है। प्लेसेस इन न्यूज़ पे पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी रेलवे लाइन लॉन्च होती हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ रेलवे लाइन लॉन्च का नहीं है, मतलब ऐसी कोई रेलवे लाइन जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जिससे बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होगा, वो हमें देखना होगा। ऐसे तो डेली ना जाने कितने 51 किलोमीटर की रेलवे लाइन आती है, लेकिन इतना बड़ा आर्टिकल आया है इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना। अब देखिए बैराबी कहाँ पे, ये रहा बैराबी, फिर यहाँ पे हर्टो की, कौनपुई, फिर मोआखांग, सैरांग। ये आपका सैरांग कहाँ पे आपको दिखेगा, आप नोटिस करिए मिजोरम में आपको फिर ये सैरांग दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जनरली पता होनी चाहिए, आप रटो मत इसको, बैराबी कर लो, सिर्फ एक दो बार इसे बोल लो। हर्टोकी क्या है, फिर खॉनवापी क्या है, मोलखांग क्या है, सैरांग। तो ये सारे स्टेशंस प्लेसेस इन न्यूज़ में डाले जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर क्या है रिलेवेंस, ऐसा क्या है इसके अंदर जो आ सकते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन से पास हो रहे हैं वो काफ़ी जेन्यून है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक इन्वायरमेंट फ्रेजाइल जोन है, मतलब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट पे अक्सर आप नोटिस करो ना कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे चलते हैं, इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन भी आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इन अ रोबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस स्ट्रीम्स। एज अ टाइम पासेस दीज ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, दीज यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड इन। फिर क्या है, अब आप खुद सोच के देखो, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी कहाँ है? मेघालय में है, तो मेघालय इज द राइट वन। बट ये क्या है आपको वो समझा देता हूँ। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा एक पेड़ के क्या होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वहाँ के जो मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो लोग मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, तो इससे जो शाखा निकली है इसको ये ऐसे करके कहीं पे ज्वाइन कर देते हैं। फिर जब शाखा निकलती है तो वहाँ पे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, फिर यहाँ पे सेकंड जाती है, फिर जो इसके रूट होते हैं ये इसके रूट को वो और तरीके से मतलब ट्रेनिंग कर देते हैं। इन शॉर्ट देखा जाए, जैसे आप लोग देखोगे लौकी या फिर कद्दू का कभी पेड़ उगाया तो एक क्या कर देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, धागा बांध देते हैं, उसी के सारे उगता चला जाता है। तो सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट धागा नहीं बांध रहे हैं, ये लोग उसके रूट का सहारा लेकर के एक ब्रिज बना दे रहे हैं। मतलब उस जो ये ट्री है, इस ट्री को ऐसा ट्रेन करेंगे कि ये ब्रिज में कन्वर्ट हो जाए। ये कैसे होगा? धीरे धीरे विद टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैराबी सायरांग रेलवे लाइन का। पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी तक जो प्रोडक्ट जाने में अगर समय लगता था बैराबी सायरांग में अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटा लगता, लेकिन अब केवल 3 घंटा लगेगा। ट्रेड आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में ट्रेड बूस्ट होगा, नई मार्केट, लोकल प्रोडक्ट और प्रमोट होंगे। टूरिज्म में डेवलपमेंट होगा, एजॉल और जो नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ आसानी से एक्सेस मिल पाएगा। मिजोरम को नेशनल रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ देगा। ये एक्ट इस पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत करता है। सोशल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये अफोर्डेबल ट्रैवलिंग को अफोर्डेबल बना देगा जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये बॉर्डर एरियाज जो होती हैं नियर म्यांमार, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स को और एनहेंस कर देगा। जनरली क्या होता है, अगर एक एरिया से दूसरी जहाँ लॉजिस्टिक्स पहुँचाना हो, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो या कभी कोई डेवलपमेंट रिलेटेड लॉजिस्टिक्स होता है, तो पहुंचने में देखा जाता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वहाँ का टेरेन कैसा है, बहुत पहाड़ तो नहीं है, बहुत कच्चा रास्ता तो नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस शो करता है कौन सा, बैराबी सायरांग रेलवे लाइन। आई होप अब आपको समझ में आया क्यों मैंने आपको इससे कनेक्टेड वो 4 से 5 प्लेसेस बताई, फिर बैराबी सायरांग रेलवे लाइन समझाई। अब करंट कंसर्न्स क्या हैं? करंट कंसर्न्स भी तो होंगे, बन तो गई है।
आपने नोटिस किया होगा आज हिमालयन रीजन में कितने सारे आपको लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, ग्लॉफ, कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी खतरा बन जाता है। ये हाई रेनफॉल का रीजन है, यहाँ पे टेरेन जो है वो काफ़ी हिली है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होने के भी चांसेस हैं इस पे, क्योंकि अगर जो 51 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी है इसको और ज़्यादा अगर एक्सपैंड किया जाएगा, उससे डिफॉरेस्टेशन भी तो होगा ना, वहाँ पे हैबिटेट लॉस भी होगा। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जो इतना 51 किलोमीटर बना है इसमें बहुत सारी टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो इन ब्रिजेस और टनल की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल सेफ्टी बहुत बड़ी चीज, कब लैंडस्लाइड आए, कब टनल पूरी टूट जाए, किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना भी एक कंसर्न है। और कंसर्न है तो यहाँ पे क्या होगा, जो आसपास की कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ पे क्या है बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ होने का, तो इस वजह सर्विलांस करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब क्या है, कंसर्न्स हैं बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा इसके रिगार्ड में। अब जो आपका होमवर्क है वो दो और रेलवे लाइंस है जो आपको पता, रेलवे लाइंस नहीं मतलब दो जो मेजर प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता होना चाहिए। एक है अगरतला अखौरा रेलवे लिंक, दूसरा क्या है कालादान प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट जो हैं ये दोनों कहीं ना कहीं डिले हुए हैं। अगर हम देखें अगरतला अखौरा, ये क्या थी, ये त्रिपुरा को कनेक्ट कर रही थी चिटगोंग पोर्ट के साथ वाया बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये स्टॉल हो गया, रोक दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी वो क्या हो गई, उनको डीपावर कर दिया गया, हटा दिया गया। और वहीं पे कालादान प्रोजेक्ट क्या है, आप देख रहे हो कि अभी करंटली क्या सिचुएशन है म्यांमार में कूप्स लग रहे हैं, कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो किस लिए बनाया गया था, जो मिजोरम और कोलकाता के बीच का डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगेन ये भी डिले हो चुका है। तो ये दोनों पॉइंट हैं जिसमें अभी भी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं। तो आप इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। आप सिंपल लिखिए अगरतला अखौरा रेलवे लिंक नोट्स, आपको दिखेगा, आप उसमें छोटे छोटे की पॉइंट्स में आप लिख लीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप खुद से करेंगे तो आपका दिमाग एक्शन ओरिएंटेड बनेगा, तो आपके पास और अच्छी अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका नाम क्या है, अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, ठीक है। मैं आपको बताया ये न्यूज़ में क्यों चला, क्योंकि दो लोग और मरे। मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे काम करता है। अगर मैं आपको इसका बेसिक मतलब बताऊं तो ये एक अमीबा है जिसका नाम क्या है, नाइग्लेरिया फॉलेरी, जो कि रुके हुए और बोलते हैं ना स्थिर पानी में पाए, जैसे रुका पानी कहीं कोई तालाब है, कोई कुआं है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और वहाँ पे अगर बच्चे या कोई इंसान जाके नहाएगा तो कान से और नाक से जनरली ये एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये लोग ब्रेन तक चले जाते हैं, ये जो अमीबा है, और ब्रेन में जाके ब्रेन में एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है बेटा मेनिनगिस लेयर, ठीक है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल चीज से। तो वहां पे जो टिश्यूज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है और इससे मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब है अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस का। अगर मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताऊं, सोल्यूशन क्या है, हमें अवॉइड करना चाहिए कभी भी कंटेमिनेटेड या फिर स्टैग्नेट वाटर में नहाने से। नोज क्लिप्स लगानी होगी स्विमिंग करते समय। क्लोरिनेशन जरूरी है कि वो कंटिन्यूस लेवल पे क्लोरिनेशन होता रहे। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं। अभी तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं बनी है। ऐसे ही एक और बीमारी जैसे मैंने आपको बताया था निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था, जो किस लिए था, निमोनोकोकल मेनिनगाइटिस के ऊपर था। इसमें क्या था, निमोनिया जो एक बैक्टीरिया होता है वो आपकी ब्रेन की मेनिनगिस लेयर में एंटर करता है, फिर नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन नाम था। तो उसी से कनेक्टेड आप सिंपल लिखो निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन भी लिख दोगे और उसके आगे आप यूपीएससी पीवाईक्यू लिख दोगे, आपको दिख जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर भी दिया था। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के ऊपर। अगर इससे कनेक्टेड कभी कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है तो मैं ज़रूर इस आर्टिकल को दोबारा से डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है, ये सेरिबो के ऊपर है। सेरिबो क्या है, सेरिबो एक टूल है। जैसे आपने नोटिस किया होगा पहले जब कोविड बहुत फैला हुआ था तो लोग अपने हाथ में क्या रखे थे, एक बोलते हैं ना ऐसे गन टाइप, आपने देखा होगा, ऐसे था, दिमाग पे ऐसे सर पे लगते थे और टेम्परेचर बता देता था। तो सेम सेरिबो भी कुछ वैसे ही है, ये एक टूल है जो कि इंडिजियसली डेवलप किया गया है, ठीक है। अब जो मैंने आपको प्रीवियस आर्टिकल बताया था ये आई थिंक 19 अगस्त का या 24 अगस्त के बीच का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको यहाँ पे
पे समझा दे रहा हूँ। इसका मेन मतलब क्या होता है, अगर कभी किसी इंसान को सर में चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, सर की इमेजिंग की जाती है। कैसे करते हैं, अगर बेसिक तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, यही सारे तरीके होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, पहली बात तो कॉस्टली होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, साथ ही साथ तुरंत पता डॉक्टर करते नहीं है। डॉक्टर को लगता है ज़रूरत है या नहीं है, तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि एमआरआई करवाना चाहिए नहीं कराना चाहिए। इससे क्या होता है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और मोर्टेलिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इससे इम्पैक्ट ये एक डिमांड होती है कि हमारे पास एक कोई शॉर्ट टाइम का एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसको हर एक इंसान हैंडल कर सके, ठीक है। एमआरआई सीटी स्कैन, कोई भी नर्स, इसके लिए एक प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट होना होगा जिसको पता हो कैसे एमआरआई सीटी स्कैन काम कर रहा है, जो पढ़ पाएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये टूल क्या है, ये टूल ऐसा है किसके द्वारा बनाया गया, पहले ये समझो, आईसीएमआर के द्वारा और एम्स भोपाल के द्वारा, ये सब लोगों ने मिलके ये बनाया हुआ है। मेन पर्पस क्या है कि अगर कभी किसी इंसान के सर में चोट लगे तो आसानी से सिर्फ दिमाग पे रखो और पूरे दिमाग की इमेजिंग कर देगा, बता देगा दिमाग में कहाँ कहाँ कैसे चोट लगी है। पहली बात तो ये रेडिएशन फ्री है, बहुत ज़रूरी आपको पता होना। जो एमआरआई सीटी स्कैन होता है उसमें रेडिएशंस पास होते हैं, वो रेडिएशन फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, अब इसका एडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल मेथड पे। पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पहली चीज़ ये होगी, जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है। ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, कभी अगर एमआरआई ब्रेन का या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने % ब्रेन खराब हुआ है, कितने % इंजरी हुई है। तो स्केल पे एक स्केल होता है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे स्केल पे रेट होता है कि हाँ भैया ऑन स्केल ऑफ 5 कितनी ज़्यादा खराब हुआ है, कितनी ज़्यादा इंजरी हुई, तो 1 2 3 के हिसाब से रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो आपका बनाया गया है सेरिबो, ये क्या करेगा, सिंपली इन सब चीज़ों को ओवरकम करके बता देगा यहाँ पे ये एग्जैक्टली टिश्यू रप्चर हुआ है। तो इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो फ़ायदा होगा क्या, फ़ायदा ये होगा, पहला तो जो कॉस्टली एमआरआई हो रहे हैं इससे मदद मिल जाएगी, कम हो जाएगा। रिमोट एरियाज़ में, गांव इलाकों में, ट्राइबल एरियाज़ में एमआरआई सीटी स्कैन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अगर ब्रेन की किसी को चोट लग रही है तो उस इंसान के अक्सर चांसेस ये होते हैं कि मौत हो जाती है। लेकिन अब अगर मौत होने के कारण क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट बीमारी नहीं पता चल पाती, चोट लगी कहाँ है वही नहीं पता चल पाती, और जब तक पता चलती है तब तक देर हो चुकी होती है। इस वजह से यहाँ पे जो सेरिबो है ये क्या काम करेगा, ये तुरंत का तुरंत रिमोट एरियाज़ में ये जा करके मतलब अगर पहली बात तो इसकी हैंडलिंग इतनी आसान है कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की ट्रेनिंग दो किसी इंसान को, इसे आपको 30 मिनट में ट्रेन किया जाएगा और ट्रेन करके आप आसानी से दिमाग पे रख के इसको समझ सकते हो। लेकिन ये चीज़ पे सीटी स्कैन एमआरआई में नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इंडिया में ऑलरेडी हाईएस्ट इंजरी है ग्लोबली, हेड इंजरी सबसे ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से ज़्यादा सीरियस हेड इंजरी होती हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं इसमें, और 50% डेथ जो होती है वो विद इन फर्स्ट 2 आवर्स होती है, क्योंकि ब्रेन की इंजरी पता ही नहीं चल पाती है। एक जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी का, कैसे पता लगेगा भैया ब्रेन के किस रीजन में हुआ है, तो वो सब चीज़ों को पता करने में सेरिबो मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू सेरिबो थी। आई होप आपको इस आर्टिकल से, इस पूरी समरी से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।